ओके, चलो बेटा हम शुरू करते हैं। फिलहाल तो अपने पास तुम लोग हो, तो हम तुमको ही नज़र में रख के बात करेंगे। आज का सेशन क्या है बेटा, आपको पता है? एनी आइडिया कि तुम क्यों यहाँ पे आए हो? बोलो। कोई आइडिया नहीं है? ठीक है, मैं बताता हूँ। एग्जाम टाइम में बेटा स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम आता है बच्चे लोग को टाइम मैनेजमेंट का, कि बच्चे लोग को यही नहीं समझ में आता है कि मुझे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। लाइक एग्जाम्स ऑलरेडी तुम्हारे 24 को है, 10th स्टैंडर्ड में अगर आप हो तो, और अगर कोई 12th स्टैंडर्ड में है तो उसका फर्स्ट पेपर जो है वो 11 को है। अब बेटा तुम्हारे स्कूल या कॉलेजेस ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? बंद। मोस्ट प्रोबेबली बंद हो चुके होंगे। आपको हॉल टिकट या तो दिया होगा या तो नहीं दिया होगा, या कुछ दिनों में देने वाले होंगे, लेकिन अब वो स्कूल या कॉलेज नहीं बुला रहे हैं। अब उन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए आपको छुट्टी दे रखी है। अब प्रॉब्लम क्या है, सेल्फ स्टडी के लिए छुट्टी दे रखा है, और ट्यूशन या कोचिंग जहां भी आप जा रहे थे वहां पे भी ऑलमोस्ट सिलेबस कवर अप हो चुका होगा। बच्चे के पास करने को अब कुछ बचता नहीं है। अब जो टोटल काम है वो क्या है? सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम क्या हो जाती है? हाँ, सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बच्चा सुबह उठता है, लाइक कोई बच्चा 5 बजे उठ रहा है, कोई 6 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कुछ तुम्हारे जैसे महान होंगे तो 11 बजे भी उठते होंगे। कितना बजे उठता है? अभी तो स्कूल नहीं रहती होगी ना? है, अभी भी है। तुम 9 बजे देख, 9 बजे उठ रहा है आराम से। अब 9 बजे उठने के बाद तुम पूरा टाइम क्या करते हो, ये हमको समझना है बेटा, कि हाउ यू अलॉट योर इंटायर डे टू योर स्टडीज। अब बेटा उसमें जो चीज होती है ना, जो मुझे आपको समझाना है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, जिसमें से बेटा आपके पास टोटल 24 आवर्स है, जिसमें से 8 घंटे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सो रहे हो। 16 घंटे बचे, तो क्या पूरे 16 के 16 घंटे पढ़ाई ही करना है? ये भी नहीं हो सकता, ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है। ठीक है, आप स्कूल्स में जितना टाइम अलॉट कर रहे थे ऑलमोस्ट उतना ही टाइम आपको, स्कूल नहीं है फिर भी अपनी पढ़ाई के लिए देना है, यानी 6 से 8 घंटा। जब स्कूल थी तो बेटा आप 6 घंटा स्कूल जाते थे, 2 घंटा ट्यूशन जाते थे। दिन में 8 घंटे की ज्यादा से ज्यादा स्टडी हो रही थी ना। अब अगर स्कूल और कॉलेज नहीं है और सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो भी आपको 6 से 8 घंटा ही देना है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपेसिटी इतना ही है, आप उससे ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे, आप सब मैस कर दोगे, सब कुछ खिचड़ी पका दोगे और आपको वो सब भूलते जाओगे। एक चैप्टर रिवाइज हुआ, लर्न हुआ, लेकिन जब सेकंड चैप्टर पे जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरा वो वैनिश हो जाएगा। पहला चैप्टर क्या था वो याद ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? होता है ऐसा कि पहला चैप्टर पढ़ा, हाँ हाँ हो गया हो गया, पहला चैप्टर पूरा हो गया। अब दूसरे चैप्टर पे गया, रिप्रोडक्शन पहला पढ़ चुका है। अब उसके बाद तू केमिस्ट्री में गया, वहां पे वो रिप्रोडक्शन पूरा दिमाग से आउट हो गया। अरे बाप रे ये क्या था? कार्बन कंपाउंड पढ़ा, पूरा पूरा रट्टा मार लिया कार्बन कंपाउंड। उसके बाद तुम पीरियोडिक टेबल पे आए तो कार्बन कंपाउंड पूरा आउट हो गया। होता है ना? तो वो कैसे, मतलब उसको कैसे कंट्रोल करना है? उसके लिए बेटा सबसे सही तरीका ये है कि आपको दिन में 8 घंटा ही पढ़ना है। ये 16 में से 8 घंटा ही आपको जो है स्टडीज के लिए अलॉट करना है, और 8 घंटा आपका बाकी का टाइम है जिसमें आप अपना नहाओगे, खाओगे, खेलोगे, कूदोगे, जो भी है आपका। दूसरा टाइम पास करोगे, दोस्तों को फोन कर करके परेशान करोगे, तेरा हुआ? पढ़ के हुआ? मेरा तो नहीं हुआ। पूरा पढ़ लिया है फिर भी फोन करके हैरान कर रहा है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। ये सब आप टाइम पास करोगे। 8 घंटा जो बेटा आप स्टडीज के लिए अलॉट करने वाले हो, इसको भी आपको ना कंटिन्यूअस नहीं करना है। कंटिन्यूअस कभी नहीं करने का, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज कंटिन्यूअस वन गो में करते हो ना, तो 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको मोनोटोनी फील होने लगेगी। मोनोटोनी यानी आप बोर होने लगा, बेवटा है यार, अब नहीं मन कर रहा है, हटा ये बुक बंद कर, छोड़, ला मोबाइल का है, ला भाई फोन मार, आ रहा है पबजी में गैंग बनाऊ, हाँ चल भाई अब 3 घंटा पबजी में है तू। तो वो नहीं करना है बेटा। आप कभी सोचो ना कि आपके स्कूल में या कॉलेजेस में जो भी लेक्चर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा या तो 30 मिनट के होते हैं या 45 मिनट्स के होते हैं। क्यों कॉलेज वाले और स्कूल वाले 1-1 2-2 घंटे का लेक्चर नहीं रखते? ये साइंटिफिक है ना बेटा, कि आप कोई भी चीज कंटिन्यूअस मोर देन 45 मिनट या 1 आवर से ज्यादा नहीं कर पाओगे। उसके स्पेशली स्टडीज, उसके बाद आपको क्या होने लगेगा? बोर होने लगेगा, मोनोटोनी होने लगेगी, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो उस एग्जॉशन को कंट्रोल में रखने के लिए हमको क्या करना है? ये जो 8 घंटे की हमारी स्टडीज है, इसको भी आपको 2-2 घंटे के 4 सेशंस में डिवाइड करना है। 2 घंटा आपने सुबह में पढ़ना है, 2 घंटा दोपहर में पढ़ना है,
2 घंटा इवनिंग में पढ़ना है, और उसके बाद भी अगर बैटरी कुछ बची है तो रात में भी 2 घंटा एक टचअप लेने की कोशिश करना है। क्या ये 2 घंटा भी कंटिन्यूअस पढ़ना है? नहीं भैया, ये 2 घंटा भी कंटिन्यूअस नहीं करना है। इस 2 घंटे को भी आपको एक एक घंटे में स्प्लिट कर लेना है, तो आपको मोनोटोनी भी नहीं होगी, यानी आप बोर भी नहीं होगे, और आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी दिन में क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। लाइक बेटा अगर आप इन 2-2 घंटे को देखोगे तो ये एक 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 टोटल 8 घंटे हो रहे हैं। अगर आप दिन में 8 घंटे में एक एक घंटे के ब्रेक के बाद, लाइक आपने सुबह 7 बजे पढ़ा, सपोज लाइक फॉर एग्जांपल आपने सुबह 7 बजे पहला सेशन अपना ये कवर किया, 7 से 8, ठीक है, 7 से 8 आपने ये पहला सेशन कवर किया। अब उसके बाद आप 8 से 9 रिलैक्स करो, नाश्ता करो, थोड़ा मम्मी का मार खाओ, डैडी का लात खाओ, है ना, वो सब अपना तुम पटाओ 1 घंटा, 8 से 9। फिर आप 9 बजे बैठे, आपने सेकंड सेशन कंप्लीट किया। समझ में आ रही है बात? तो 9 से 10 आपका सेकंड सेशन हो गया। अब देखो तुम कंटिन्यूअस भी नहीं हो तो तुम बोर भी नहीं होगे। 7 से 8 के बाद थोड़ा बीच में तेरा फाइटिंग भी हुआ है, थोड़ा एनर्जी भी दिया गया है नाश्ते के साथ साथ, तो अब तुमको वापस से काम करने के लिए मोटिवेशन है। फिर 9 से 10 आप पढ़ाई किए, फिर थोड़ा आप एक ब्रेक ले लो 10 से 11, ठीक है, फिर आप थोड़ा पबजी खेलो, थोड़ा कुछ टाइम पास करो, यहाँ वहां घूमो। फिर आप 11 बजे बैठे, 11 से 12 आपने एक सेशन लिया, ठीक है। उसके बाद अब जनरली 12 बजे के बाद आप एक घंटे का आपका ब्रेक है, लेकिन आप जनरली बच्चों का क्या होता है 12 से 1 के बाद सर फिर 1 बजे नमाज पढ़ना है, तो तुम आराम से नमाज पढ़ने के बाद नेक्स्ट सेशन आपका 2 बजे। अब बेटा यहाँ पे 2 घंटे का बीच में गैप मिला ना, तो बोर होने का तो सवाल ही नहीं हो रहा है। 2 घंटा एंजॉय तो किया, वापस से 2 बजे आया, 2 से 3 बैठ, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले, 4 से 5 बैठ, ऐसे करके आपको बीच बीच। अच्छा ये एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, ब्रेक हुआ तो मतलब फिर वो ब्रेक में भी अपना टाइम लिमिट लगाने का, जैसा फटाफट पढ़ाई करते वक्त देख रहा है ना कि कितना जल्दी 10 बजेगा और मैं भागूंगा, तो वैसा ब्रेक के लिए भी देखने का कि कितना जल्दी ये मेरा ब्रेक खत्म होगा और मैं वापस से आई विल कम बैक टू द स्टडीज। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आप बेटा अपना टाइम मैनेज करते जाओगे तो आपको मोनोटोनी भी नहीं होगा, बोर्डम भी नहीं होगा, वही मतलब दोनों का मतलब एक ही है, और आपका फोकस भी हो पाएगा, और आप कंटिन्यूअस, हाँ वो नहीं होगा कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा और दूसरा चैप्टर भूल रहे हो, फिर या दूसरा पढ़ा तो पहला भूल रहे हो, क्योंकि आपने पहला चैप्टर सपोज यहाँ पढ़ा तो अब आप दूसरा चैप्टर यहाँ पढ़ोगे ना, तो 1 घंटे का ब्रेक है तो माइंड भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्सेशन हमको बहुत जरूरी है, रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो फिर हम पागल हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो समझ में आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया है। तो टाइम मैनेजमेंट का किस्सा आई होप कि आप समझ चुके कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। समझ में आ गई बात कि आप देखो बेटा आपकी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है ऑलमोस्ट, स्कूल ने सारा दारोमदार आपके कंधे पे डाल दिया है जो आप उठाने वाले हो नहीं, है ना। आप भी वो कंधे से ऐसा गिरा देते हो सारा दारोमदार और मस्त पैर लंबा करके सो जाते हो कि तेल लेने गया। अब अपन कब पढ़ेंगे? 24 तारीख को पेपर है ना, 22 तारीख को, 23 तारीख को, देख मैं 22 बोल रहा हूँ तो वो 23 बोल रहा है, वो एक लेवल और आगे मेरे से। समझ में आ रही है? तुम्हारा माइंडसेट ये होता है कि अभी 1 महीना अपने को छुट्टी करने का है, इंजॉय नहीं करना है, पढ़ना है लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ, ताकि आप बोर भी नहीं हो, दिमाग भी खराब नहीं होए, और साथ में आपका मजा भी होता रहे और पढ़ाई भी चलती रहे। क्योंकि आप एकदम से अगर बुक ड्रॉप कर दोगे तो 1 महीने बाद जब आप 23 तारीख को बुक उठाओगे तो तुमको लगेगा ये कौन सी भाषा लिखी हुई है इधर, ये लैंग्वेज कौन सा है, पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा बुक्स के साथ क्या रहना है, कनेक्टेड रहना है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं जाना है और एकदम इन दी बॉक्स भी नहीं घुसना है कि आप तो हट जाओ, अब तेरा भाई 90% लाएगा, अब देख तुम लोग, देख आज कैसा एक दिन में साइंस पूरा खत्म करता हूं, ये भी नहीं करना है। एक दिन में खत्म करने जाओगे तुम्हारा दिमाग आउट हो जाएगा, आधे 1 घंटे के अंदर एग्जॉस्ट होके ऐसा पैर उल्टा करके सोया रहेगा, बुक गई तेल लेने, तो वो भी नहीं करना है और एकदम से बुक को छोड़ना भी है। मैनेजमेंट के साथ बेटा दोनों को बैलेंस करके हमको चलना है। समझ में आ गई बात? तो टाइम मैनेजमेंट का किस्सा ये है बेटा। सेकंड जो प्रॉब्लम आता है वो होता है, तुमको तो नहीं होगा स्ट्रेस बिकॉज तुम बॉयज हो, बॉयज लोग कुछ खास स्ट्रेस तेल लेने क्या बटाना, फेल होंगे तो क्या होगा, डैडी मारेंगे, मार खा के लेंगे। जनरली बॉयज का ये एटीट्यूड रहता है कि फेल होएगा तो क्या होगा, डैडी मारेंगे, मार खा के लेगा ना, उसमें क्या है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हो सकता है जनरली अक्सर ये बात मेन जो स्ट्रेस वाला मेन मामला है ये गर्ल्स के लिए है, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छे बॉयज भी होते हैं, कुछ अच्छे बॉयज भी होते हैं जो स्ट्रेस लेते हैं कि फेल होएगा, मार तो खाएगा बरोबर है, लेकिन अगर फेल हो 10th में फेल होने का मार खाया ना तो पूरा साल मार खाता रहेगा, एक दिन का नहीं होएगा। फिर वो एक दिन मार के डैडी चुप बैठते तो चलो समझता था, फेल हो गया तो पूरा साल में फूटूंगा।
तो वो भी नहीं करना है। तो मतलब तुमको भी थोड़ा सा स्ट्रेस तो आ रहा है कि यार साल भर तो एंजॉय कर लिया, ट्यूशन में सर पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रही थी, स्कूल में तो खास में कुछ पढ़ नहीं रहा था इसीलिए ट्यूशन जाना पड़ा, है ना। स्कूल में पढ़ रहे होते तो ट्यूशन क्यों जाना पड़ता, ट्यूशन या कोचिंग जाना पड़ रहा है, मतलब स्कूल में तो कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी। अब ट्यूशन में या कोचिंग में सर पढ़ा रहे थे तभी भी मैं अपना पीछे बेंच पे बैठ के बॉयज के साथ वो कुछ धमाल कर रहा था, कुछ उंगली कर रहा हूँ, आगे वाले का बैग बेंच में बांध रहा हूँ। तुम टाइम पास ही किया, मतलब साल भर तो ऐसा सच पढ़ाई हुई नहीं। और अब 1 महीने में मुझसे पढ़ाई हो नहीं पाएगी ये भी मैं जानता हूँ, मुझे अपना औकात पता है कि अब इस 1 महीने में भी मेरे से पढ़ाई होने नहीं वाली है। तो तुमको क्या होना शुरू होता है बेटा, स्ट्रेस। लेकिन ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इस स्ट्रेस को क्या करना है, लात मार के वटा देना है। कैसे वटाना है बेटा, स्ट्रेस का सबसे बड़ा जो कारण होता है ना वो मैं आपको समझा देता हूँ। नॉट ओनली फॉर दी 10th स्टैंडर्ड, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप जिंदा हो बेटा, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस सिर्फ स्टूडेंट्स को होता है, स्ट्रेस टीचर्स को भी होता है, स्ट्रेस आपके मम्मी डैडी को भी होता है, स्ट्रेस बुढ़े लोगों को भी होता है ना। स्ट्रेस एक कॉमन चीज है, हमको उसका कॉज पता लगाना है। बेटा कोई भी अगर आपको बीमारी होती है, एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को लूज मोशन हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास जाएगा, मैं डॉक्टर को बोलूंगा सर नल खुल गया है मेरा, इस नल को बंद करने का कुछ इलाज बताओ। तो डॉक्टर पहले कॉज पता करेगा ना कि अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो लूज मोशन क्यों हो रहा है, आप इससे पहले क्या खाए थे, लास्ट नाइट आपने डिनर क्या किया था, बिरयानी खाए, मुर्गा मुसल्लम खाए, कुछ हैवी तीखा खाए, है ना। डॉक्टर पूछेगा ना, कुछ कोई स्टेल फूड खा लिए, कोई बासी खाना खा लिए, क्या खाए, किस वजह से हो रहा है, फिर वो उसके हिसाब से उस वजह को कट करने का ट्राई करेगा। समझ में आ रही है बात, तो उससे हमारा इलाज होता है। वही सेम चीज बेटा यहाँ पे भी होता है कि स्ट्रेस हमको होता ही क्यों है। अगर स्ट्रेस का एक इशू है भी स्टूडेंट लाइफ में, तो उसका स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन होता है बेटा आपका स्लीप साइकिल। आप अपना स्लीप साइकिल सुधार लो, आपको जिंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं होने वाला है। मैं बहुत मस्त मौला आदमी, मालूम है बेटा आपको, मैं बहुत मस्त मौला आदमी। अगर मैं आपको अपनी सच्ची बात बताऊं तो मेरे जिंदगी का है ना एकदम खतरनाक वाला वाट लगा हुआ है, एकदम खतरनाक। मतलब मेरे को कुछ अता पता है नहीं मेरा कल क्या होगा, समझ रहे हो। लेकिन मैं बहुत एकदम हंसमुख इंसान हूं, मैं हंसते खेलते रहता हूँ, हमेशा मस्त रहता हूँ, अपनी जिंदगी में मस्त हूं मैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रेस का कारण क्या है, स्लीप साइकिल। बेटा मेरे पास 500 करोड़ रुपया भी आ गया ना, और अगर मेरा स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है तो भी आई विल एंड अप गेटिंग द स्ट्रेस। तो यानी सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए क्या है बेटा, स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल का मतलब ऐसा नहीं है कि तू कुंभकर्ण बन जा, बोले सर बोले है सोना है, जाके डैडी को बोल रहा है सर समझाए स्ट्रेस से बचने के लिए सोने को बोले, अब मुझे उठाना मत, मैं अपना स्ट्रेस कम कर रहा हूं। 8 घंटा ही सोना है बेटा। अभी पिछले स्लाइड में हम पढ़े ना कि 24 घंटे में से 8 घंटा, यानी 8 घंटा तो बेटा मिनिमम आपकी स्लीप होनी चाहिए, मिनिमम से मैक्सिमम यही है। ज्यादा से ज्यादा आप 10 कर सकते हो, लेकिन 10 का 15 नहीं करने का, कि दिन में 15 घंटा मैं सोऊंगा, रात में 12 बजे सोऊंगा और अगले दिन असर में उठूंगा, ऐसा नहीं, उससे भी स्ट्रेस होगा। फिर आपको क्या करना है, आपकी स्लीप साइकिल जो है उसको क्या करनी है, कंट्रोल करनी है, मेंटेन करना है। जितना जल्दी हो सके बेटा रात में सो जाओ, जितना जल्दी पॉसिबल हो। मुंबई में हम रहते हैं, हमको पता है मुंबई में पॉसिबल नहीं है 12 बजे से पहले सो पाना, बट इफ पॉसिबल आप जितना जल्दी हो सके सो जाओ, और एटलीस्ट 8 घंटे की नींद तो लेने की कोशिश करो। क्यों पता है बेटा, एग्जाम टाइम पे आपका कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, आपका पेट, हार्ट, टंग, ब्रेन, है ना। अब ब्रेन जो होता है बेटा हमारा कंटिन्यूअस एग्जाम टाइम पे, देखो आपके ब्रेन को इतना ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं है, आपको भी पता है कि हमारे ब्रेन को तो पबजी खेलने का आदत है। सर ये कहाँ बुक बुक में लगा रहे हो हमको, हमारे ब्रेन को तो मस्त आराम से लेटने का आदत है, लुक्का छिपी खेलने का आदत है, क्रिकेट खेलने का आदत है। ये सब क्या यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे हो, और ये अल्कीन अल्काइन और ये सब क्या है, ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। ये कौन कौन सा मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री और फॉर्मूला पढ़वा रहे हो, हमको कुछ पढ़ले नहीं पड़ रहा है। तुम्हारे ब्रेन को मतलब आदत नहीं है इतने स्ट्रेस की। लेकिन अब एग्जाम तो सर पे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, अदरवाइज फेल होगे। और फिर मेंटल स्ट्रेस के साथ थोड़ा फिजिकल स्ट्रेस भी आएगा डैडी की वजह से, तो उससे भी बचना है। पढ़ना तो पढ़ ही रहा है, तो बेटा हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा मेहनत करेगा इस सिचुएशन में।
और अगर ब्रेन को आप आराम नहीं दोगे तो वो दोबारा अपना काम प्रोडक्टिव तरीके से कर पाएगा नहीं। इसलिए आपके बेटा स्ट्रेस भी होता है तो कहां, यहां होता है क्या स्ट्रेस? स्ट्रेस किधर होता है? यही होता है ना। स्ट्रेस यहां हो रहा है, मतलब इस ऑर्गन के ऊपर लोड बहुत ज्यादा आ रहा है, जितना उसका कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोड हम उस ऑर्गन को दे रहे हैं। तो हमको क्या करना है, लोड जितना भी दिया उसको आराम करने दो। 8 घंटे की स्लीप बेटा आपको कंपलसरी लेनी है, तो आपको स्ट्रेस होने का चांसेस थोड़ा कम है। दूसरा, एक पहला कारण ये था। दूसरा बेटा, जितना हो सके जंक फूड अवॉइड करो। सर अभी ये कुछ भी बोल रहे हो आप, अब लाइन क्रॉस कर रहे हो। सही बोल रहा हूं बेटा? बेटा मेरी बात सुनो प्लीज। आपकी फूडिंग हैबिट है ना बेटा, आपका पर्सनालिटी डिसाइड करता है। बिलीव मी, आपका जो फूडिंग हैबिट होता है ना, वो आपका पर्सनालिटी डिसाइड करता है। अगर आप रोज पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, समोसा पाव, जलेबी, भजिया, कटलेट यही सब खाएगा ना बेटा, तेरा दिमाग है ना खल्लास है। खल्लास है, बॉडी तो गया ही, दिमाग भी गया। तुम एकदम डम्बू हो जाओगे, डम्बू। और इसके अगेंस्ट अगर आप रोज सुबह उठ के अखरोट खा रहे हो, बादाम खाते हो, आप अनार के दाने खाते हो, आप थोड़ा सुबह सुबह उठ के 100, 15, 100, 150 पुशअप्स मारते हो, एक्सरसाइज करते हो, गार्डन में एक वॉक लेके आते हो सुबह सुबह, आप मेरे को बताओ इन दोनों बच्चों में एक बच्चा रोज सुबह उठ के वड़ा पाव खाता है, भजिया खाता है, दिन भर यही खाता रहता है, वो चाइनीज भेल खाता है, चाइनीज भजिया खाता है, पता नहीं क्या क्या खाता है, और एक दूसरा बच्चा है जो कोई भी जंक फूड को हाथ नहीं लगाता है, वो हर रोज सुबह गार्डन जाता है वॉकिंग करने के लिए, वो हर रोज जो है वो भिगे हुए ये ड्राई फ्रूट्स खाता है और थोड़ा दूध वूध पीता है, अंडे खाता है। इन दोनों में ज्यादा फिजिकली और मेंटली फिट कौन होगा आप खुद जानते हो। ये वाला तो नहीं हो सकता समोसे पाव वाला, तुमको पता है ना। तो आपकी फूडिंग हैबिट है ना बेटा, आपका मेंटल हेल्थ डिसाइड करता है। आपको पता नहीं होगा, आई विल शेयर फैक्ट। अभी तुमको पता नहीं है बेटा, मुझे पता है आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चों, आपको पता नहीं है, लेकिन है ना हर साल इंडिया से एक रिपोर्ट निकलती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। हर साल इंडिया से एक रिपोर्ट निकलती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे 2025 में ना क्या बताया गया है बेटा पता है आपको? अगर लिंक चाहिए तो आई विल शेयर यू द लिंक। इस इकोनॉमिक सर्वे 2025 में बताया गया बेटा, जो लोग जंक फूड खाते हैं, जो लोग जंक फूड खाते हैं और जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। समझ रहा हूं मैं क्यों आपको जंक फूड मना कर रहा हूं? एग्जाम खत्म होने के बाद तू खुद का समोसे का दुकान खोल, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, एटलीस्ट एग्जाम तक अपने आप को कंट्रोल कर सको। वैसे तो बेटा लाइफ टाइम में ही उनको नहीं टच करना चाहिए, बहुत डेंजरस चीजें होती हैं जंक फूड वगैरह, लेकिन ठीक है कभी कभार तो जबान को स्वाद चाहिए। तो एटलीस्ट एग्जाम टाइम पे बेटा आप क्या नहीं करो, जंक फूड को अवॉइड करो, स्लीप साइकिल अच्छी करो। तीसरा बेटा, अननेसेसरी नया नया कोई भी बुक्स खरीद के ला मत। सर मेरा दोस्त एक क्लासेस में जाता है, उधर के जो सर है ना उनको पता है बोर्ड्स में क्या आने वाला है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, कोई माइके लाल को पता नहीं है बोर्ड्स में क्या आने वाला है। समझा बेटा? ये सब फालतूगिरी है, किसी को नहीं पता है बेटा बोर्ड्स के पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाला है, नोबडी नोज। समझ में आ रही है बात बेटा? वो अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, आपको क्या पढ़ना है पता है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है बेटा? आपको गवर्नमेंट ने बुक दिया है, टेक्स्ट बुक। बेटा मेरे को एक बात बताओ, महाराष्ट्र बोर्ड में आप हो, आपका बोर्ड का एग्जाम कौन लेता है? गवर्नमेंट है ना, या कोई क्लासेस वाले? गवर्नमेंट लेता है। आपका वो बोर्ड का पेपर चेक कौन करता है? गवर्नमेंट या कोई क्लासेस वाले? गवर्नमेंट ने आपको पढ़ने के लिए बेटा एक XYZ बुक दिया है ना, आपका टेक्स्ट बुक, एल्जेब्रा दिया है, ज्योमेट्री दिया है, हिस्ट्री दिया है, ज्योग्राफी दिया है, साइंस 1 दिया है, साइंस 2 दिया है ना, तो गवर्नमेंट जो भी पूछेगा ना उसी बुक में से पूछेगा। समझे? गवर्नमेंट अपना पेपर किसी थर्ड पार्टी क्लासेस के और कोई टीचर के इंपॉर्टेंट नोट्स में से नहीं बनाता है, तो नेवर गो फॉर दैट पार्ट। गवर्नमेंट का बुक ही लास्ट रिजॉर्ट है। जो टॉपिक्स आपको आते हैं उन्हीं को पढ़ो, जो टॉपिक्स आपको बहुत हैवी लगते हैं लास्ट मिनट उसको सीखने की कोशिश नहीं करनी है बेटा, गड़बड़ कर दोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत हैवी लगता है, बहुत हैवी लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत हैवी लगता है। कुछ बच्चे होते हैं बेटा उनको सिमिलैरिटी चैप्टर बहुत हैवी लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको साइंस 1 में कार्बन कंपाउंड्स, तो ऐसा लगता है ये कौन सा चैप्टर है,
इसमें तो मेरे को बस कार्बन का स्पेलिंग आता है और मेरे को कुछ पता नहीं है इसमें क्या है। इस चैप्टर में बहुत हैवी होता है कभी कभी। तो बेटा जो भी चैप्टर्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा है, आपको पता है कि ये मेरे को नहीं समझ में आने वाला है, ऐसे चैप्टर्स के चक्कर में लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ना नहीं है। यानी आपको क्या करना है बेटा, स्पेशलाइज्ड स्टडीज करनी है। समझ में आ रही है बात? स्पेशलाइज्ड स्टडीज यानी जिन जो इजी टॉपिक्स हैं और जो इजी टू स्कोर टॉपिक्स हैं उन्हीं को आपको कैप्चर करना है। अभी फिलहाल हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए मैं टॉपिक्स की डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। अगर आपको जरूरत होगी, आपको ऐसा लगेगा कि सर आई वांट टू नो दोस टॉपिक्स की जो इजी है और मार्क्स भी ज्यादा देते हैं, प्लीज उसके बारे में भी बताओ, तो वी विल हेल्ड अनदर सेशन फॉर दैट। तो फिर हम उसमें अपना डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको टॉपिक वाइज बता दूंगा कि बेटा ये टॉपिक बहुत आसान है और बहुत इजी टू स्कोर है, मतलब ये आता ही आता है और इसके मार्क्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू दैट टफ वाला पार्ट। समझ में आ गई बात? तो बेटा स्ट्रेस के लिए आपको ये दो अच्छा एक और चीज, बच्चे क्या चीज सोच सोच के टेंशन में आते रहते हैं मालूम, स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के बच्चे। तुमने कभी इससे पहले बोर्ड्स का पेपर दिया नहीं है ना? 12th वाले लोग जो उन्होंने एक बार तो कम से कम दिया हुआ है, तो उनको पता है बोर्ड्स के पेपर में क्या होता है। 10th के बच्चे को रहता है बाप रे बोर्ड्स के पेपर में क्या होएगा, उधर कैसा रहेगा, अगर मैं ऐसा बाजू में भी देख लिया तो मेरे को 3 साल के लिए रस्टिकेट कर देंगे क्या, पानी भी पीऊंगा तो मेरे को रस्टिकेट करेंगे क्या। बच्चे लोग ऐसा डरते हैं बहुत। कुछ डरने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स के पेपर में और आपके स्कूल के एग्जाम्स में बस एक फर्क है। वो फर्क क्या है पता है? कोई आइडिया है? मैं बताता हूँ। वो फर्क बस इतना है बेटा कि बोर्ड्स का पेपर आप घर के कपड़े में लिखते हो बस। हाँ, और दूसरी स्कूल में एक अनदर, कभी कभी सेल्फ सेंटर भी लगता है भाई, तो खुद के स्कूल में भी लिखना पड़ता है, हर बार दूसरे स्कूल में नहीं। बस यही फर्क है बेटा। आप अपने स्कूल का एग्जाम देते हुए डरते हो क्या? आपको पता है ना एग्जाम में क्या है, अगर पढ़ के आया हूं तो पेपर इजी है, पढ़ के नहीं आया हूं तो पेपर हार्ड है। सिंपल सा फंडा है ना, यही है ना लॉजिक। तो यही है कि अगर मैंने पढ़ाई की हुई है तो आई विल फाइंड द क्वेश्चन पेपर वेरी इजी, और अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी हुई है तो आई विल फाइंड द क्वेश्चन पेपर वेरी टफ और हार्ड। समझ में आ गई बात? तो बेटा उस चीज को लेकर डरना नहीं है कि बाप रे बोर्ड्स के पेपर में क्या माहौल होगा, कितना हैवी होगा, कितना टफ होगा। कुछ टफ नहीं होता, कुछ हार्ड नहीं होता, सब कुछ इजी होता है। एंड बिलीव में बेटा मैं पिछले 9-10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, आपने अपनी जिंदगी में इतना इजी क्वेश्चन पेपर नहीं देखा होगा जितना बोर्ड्स का पेपर होता है। ये अली रजा बेटा है, ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस कि बोर्ड्स का जो पेपर होता है ना बेटा, वो आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर से 1000 टाइम ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन पेपर होता है। समझ में आ रही है? उसकी अपनी वजह है, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। तो यहां तक मामला समझ में आ गया बेटा। स्ट्रेस के लिए आपको क्या करना है, अपना स्लीप साइकिल अच्छा करना है, उल्टे सीधे फूड को अवॉइड करना है, स्पेशलाइज्ड स्टडी करनी है, जिन टॉपिक्स में आपका कमांड है उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है, अदरवाइज अननेसेसरी न्यू टॉपिक्स और न्यू बुक्स के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं। थर्ड पॉइंट बेटा रिवीजन। सर हाउ टू डू रिवीजन? बेटा रिवीजन इस वर्ड का मतलब समझते हो आप? देखो री का मतलब होता है फिर से, और विजन का मतलब होता है नजर मारना ना। विजन मतलब जो मैं देख पा रहा हूं, समझ में आ रही बात? तो रिवीजन मतलब होता है वापस से देखना, वापस से गो थ्रू करना। सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो रिवीजन के टाइम पे क्या करते हैं पता है? वो रिवीजन के टाइम पे स्टडी शुरू करते हैं। बेटा स्टडी इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, लर्निंग इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग एंड रिवीजन इज डिफरेंट थिंग। रिवीजन आप तभी कर पाओगे अगर आपने पहले से पढ़ रखा है ना। अरे मैंने अगर कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो मैं उसका रिवीजन कहां से करूंगा? समझ में आ रही है बात? रिवीजन का मतलब क्या होता है? उन चीजों को दोबारा से गो थ्रू करना जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बेटा मैं बात पहुंचा पा रहा हूं? समझ में आ रही है बात कि रिवीजन का मतलब क्या है? सिर्फ उन टॉपिक्स को देखना है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब ये हमारा पक्का हो जाएगा उसके बाद हम नए टॉपिक पे जाएंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं? वो रिवीजन को लर्निंग समझते हैं, वो लास्ट मोमेंट पे नया टॉपिक सीखने जाता है जो बहुत हैवी है। समझ में? वो लास्ट मोमेंट पे बोल रहा है मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ दैट सिखाओ। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बेटा। लास्ट मोमेंट पे प्रूफ दैट कैसा सिखाएगा, है ना? वो लास्ट मोमेंट पे मेरे को आके बोल रहा है कि सर मेरे को है ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले वर्ड प्रॉब्लम समझाओ। पता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स? नाव वाला कैसा पहचान गया? वो लास्ट मोमेंट पे आके मेरे को बोलता है सर ये समझाओ। लास्ट मोमेंट पे वो समझा पाना पॉसिबल
नहीं है। उससे पहले बेटा आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, जो टॉपिक्स आपका ऑलरेडी कवर्ड अप है, पहले आप उसको रिवाइज करो, उसको वापस से गो थ्रू करो, उसको पक्का कर लो कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आया तो इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं, इसको तो बराबर लपेटे में लेगा। इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक बच जाता है, कोई तुम्हारे पास टाइम भी बचा, एनर्जी भी बची है, और फिलहाल मूड भी कर रहा है कि यार जो बचा है उसको भी देख लूं, क्या एक बार नजर तो मारू, कभी इजी रहा तो फटाक से कैप्चर कर लूंगा, तो फिर आप नया टॉपिक सीखने के लिए जा सकते हो। अदरवाइज बेटा अननेसेसरी न्यू टॉपिक रिवीजन के नाम पे शुरू करना नहीं है। रिवीजन में आपको सिर्फ वो चीजें गो थ्रू करनी है जो ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है। सर मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, मैं क्या रिवाइज करूं, मेरा तो कुछ भी पढ़ के मेरे को मालूम ही नहीं है मैथ्स 1 का बुक कौन सा है और मैथ्स 2 का बुक कौन सा है। मेरा तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो अगर किसी का ऐसा सिचुएशन है तो उसको तो बेटा फिर शुरू से पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए रिवीजन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचाना, उसको तो नई लर्निंग शुरू करनी पड़ेगी, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और जो भी टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं उनको अप्रोच करना पड़ेगा कि सर मुझे जो जो इजी टॉपिक्स हैं एटलीस्ट इतना पढ़ा दो कि मैं पास हो जाऊं। क्योंकि बेटा अगर आपने साल भर नहीं पढ़ाया और लास्ट के महीने में आप आके बोलोगे सर मैं सोच रहा हूँ 90 ला दूं, बेटा तेरा 9 लाने का वांदा है, 90 कहां से आएगा, है ना। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि सर मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे भी कुछ रिवीजन का टिप दो, तो बेटा रिवीजन आपके लिए नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टीचर को अप्रोच करना पड़ेगा, whoever is teaching you फॉर एंटायर ईयर, आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा, और उनको अप्रोच करके आपको उनको समझाना पड़ेगा कि सर देखो मेरे को कुछ भी आ रहा नहीं है और मेरा बहुत हालत खराब है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे जो इजी टॉपिक्स हैं, जैसे ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद पाइथागोरस का जो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज है ना, वो वाला मुझे इजी पार्ट खाली करा दो ताकि मैं फेल ना होने पाऊं, बाकी का मैं देख लूंगा। समझ में आ गई बात। अगर आप रिवीजन करने के लायक हो, यानी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तब तो आप रिवाइज करोगे, और अगर रिवीजन ही करने का हालत नहीं है, क्योंकि रिवीजन तो तब करोगे ना जब पहले एक बार पढ़े हो, पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या का रिवीजन होगा, अरे भाई फिर तो नया पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, वो आपको आपके टीचर्स गाइड करेंगे। और अगर फिलहाल आपके पास कोई टीचर नहीं है तो आई एम हियर, तो फिर आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव योर ईयर। ये समझ में आ गई बात बेटा, रिवीजन कैसे करना है, घबराना बिल्कुल। अच्छा एक बेटा एक बात और बेटा, सिर्फ ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात कर रहा हूं बेटा, रिवीजन में आप प्लीज इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी को निग्लेक्ट मत करना। बच्चे क्या करते हैं बेटा, वो रिवीजन में ना उनका पूरा जोर जो रहता है साइंस 1 पे रहता है, साइंस 2 पे रहता है, पूरा फोकस साइंस 1 एंड साइंस 2 पे रहता है। वो बोलते हैं इंग्लिश तो पैसेज है, पैसेज में से कर लेंगे, हिंदी तो चिंदी रहता है, रही बात मराठी में भी कुछ ना कुछ जिगड़े तिगड़े कर ही लूंगा मैं, है ना। बच्चे को ऐसा लगता है कि मराठी में भी कुछ ना कुछ तो यहाँ कर, ऐसा नहीं करना बेटा, इसको कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना है बेटा। आप क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा अगर आप इसको निग्लेक्ट करोगे ना, इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट्स को, तो आप बड़ी भारी दुविधा में पड़ जाओगे बेटा। ऑन एन एवरेज एक अच्छा बच्चा जो अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे स्कोर करता है, उसको हिंदी इंग्लिश मराठी में बेटा 80 में से 50 या 60 आता है, 50 या 60 आउट ऑफ 80 आता है। अब बेटा जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं है उसको क्या आएगा, उसको 30-40 आता है। बेटा 3 सब्जेक्ट है, अगर तीनों में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ बेटा कि आपको 50 मिले, यानी हर सब्जेक्ट में आपके 30 मार्क गए, यानी टोटल आपके कितने गए बेटा, 90 मार्क। बोर्ड के एग्जामिनेशन में 5 मार्क यानी 1%, है ना। तो अगर इसको मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा तो बेटा मतलब 18% तो आपके रिजल्ट से पहले ही माइनस है। अब पेपर ही 82% का दे रहे हो, 82% का तुम पेपर ही लिख रहे हो, तो कहां से तुमको 90 आएगा। इसमें बेटा इन तीनों में जो राइटिंग स्किल है, जो राइटिंग स्किल वाला जो लास्ट वाला पार्ट होता है, उसको छोड़ के आना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, उसी को छोड़ देते, सब पूरा पेपर खत्म करते करते बोलते लास्ट में टाइम ही नहीं बचा। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी वो समझाऊंगा कि राइटिंग स्किल कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या, और वो लास्ट स्लाइड होगी, उसके बाद आप घर जा सकते हो। आंसर राइटिंग बेटा, आंसर राइटिंग का एक ही मंत्र है, एक ही फॉर्मूला है। मैं हमेशा हर बच्चे को समझाते आया हूं, मैं खुद भी अपने एग्जाम्स में भी अप्लाई करता हूं,
तुमको भी बताऊंगा, हर बच्चे को मैं यही बताता हूँ। हो सकता है कोई बोले सर ये क्या कुछ भी बोल रहे हो, हाँ कुछ भी फालतू बकवास कर रहे हो आप, क्या है, ऐसा ऐसा पास होऊंगा क्या मैं? बेटा मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा राइटिंग स्किल का या जो आंसर राइटिंग का तरीका है वो क्या है पता है? जब तक तुम्हारा पेन चल रहा है तब तक तुम्हारी मार्क्स की काउंटिंग चालू है। तुमने लिखना बंद कर दिया, तुम्हारे मार्क्स की काउंटिंग भी बंद हो गई। क्या लिख रहे हो वो बाद में देखा जाएगा, क्या लिख रहे हो वो बाद में देखा जाएगा। पहला सवाल ये है कि तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। बेटा एक मेरे को बात बताओ, अगर कोई क्वेश्चन है और तुमने उसको छोड़ दिया, उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, आप कितना मार्क्स मिलेगा उसमें? 0। 5 मार्क का क्वेश्चन था, तुमने पूरा ब्लैंक छोड़ दिया तो तुमको एक भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर तुमने उसमें कुछ तो लिखा है, कुछ तो लिखेगा है, मतलब गाना वाना नहीं लिखने का, यहाँ कुछ भी नहीं लिखने का मतलब ऐसा क्वेश्चन से रिलेटेड। सपोज एक क्वेश्चन है साइंस 2 में, शायद एक क्वेश्चन आता है कि गिव द साइंटिफिक रीजन व्हाई डू वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर डूइंग हैवी एक्सरसाइज और वी नीड मोर ऑक्सीजन आफ्टर डूइंग हैवी एक्सरसाइज। अब तुम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम ऐसे सोच रहे हो कि यार ये क्या है, एक्सरसाइज जिंदगी में मैं कभी किया नहीं तो क्या। लेकिन तुम 2 बार 3 बार वो क्वेश्चन पढ़े, तुमको एक वर्ड मिला जो जाना पहचाना लग रहा है, ऑक्सीजन। इसको जानता हूं मैं, इसके बारे में तो मुझे कुछ तो आंसर, तुमको उस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं पता बेटा। Why do we need more oxygen after doing heavy exercise? You do not know about anything belonging to this question. आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको एक वर्ड जाना पहचाना मिल गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में बेटा तेरे कुछ तो पता होगा जिंदगी भर में कि ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन का स्पेलिंग क्या है, कुछ तो तू लिख सकता है कि ऑक्सीजन इज अ गैस, वेरी इंपॉर्टेंट गैस, दिस गैस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द लाइफ, व्हाट अ नाइस गैस, कुछ तो लिख सकता है बेटा। ब्लैंक छोड़े। मेरे को एक बात बता, अच्छा बेटा ये उसी क्वेश्चन में करना है, ये जो मैं बोल रहा हूं ये उसी क्वेश्चन में करना है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। आप पढ़ाई करके गए हो लेकिन कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का है और मुझे पता भी नहीं चल रहा है ये क्या है। अब बेटा अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया तो तब तो फिक्स हो गया कि आपको क्या मिलेगा, 0। लेकिन अगर तूने अपना दिमाग भिड़ाया और कुछ तो लिखा उधर, कुछ तो वहां पे लिखा है, तो यू विल गेट समथिंग। यू विल नॉट गेट 5 आउट ऑफ 5, लेकिन क्वाइट पॉसिबल है कि आपको 5 में से 1 या 2 मार्क्स तो मिल जाएगा। बेटा कैसे बोर्ड्स के एग्जाम में जो पैटर्न है आप याद रखना, 2 मार्क का अगर कोई भी क्वेश्चन है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपका हाफ पेज कंप्लीट भरा हुआ होना चाहिए। ये आप लेंथ याद रखना आंसर राइटिंग के लिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यानी जो आपका फुल स्केप होता है उसका आधा पेज तो कम से कम क्या होना चाहिए, भरना चाहिए। 4 मार्क का अगर आंसर रहा तो कितना भरोगे, पूरा 1 पेज भरा हुआ रहना चाहिए। समझ में आ रही है बात बेटा? कुछ क्वेश्चन अगर 6 मार्क का रहा तो आपको कितना भरना है, 1.5 पेज एनी हाउ भरना ही है। सर मेरे को है ना 6 मार्क का क्वेश्चन है लेकिन आधा पेज ही भर पा रहा हूं, बेटा वो हमको नहीं पता। आपको 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए कम से कम 1.5 पेज भर के आना है, तभी आपको 6 में से 5 या 4 मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है पता है, देखो जो टीचर आपका पेपर चेक करता है ना, उसकी भी एक साइकोलॉजी होती है, वो भी एक इंसान है, उसका भी अपना एक ब्रेन है, उसकी भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, मैं भी टीचर हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बेटा। एक टीचर के जिंदगी का सबसे बोरिंग काम होता है पेपर चेक करना, सबसे बोरिंग काम। टीचर ये काम करना ही नहीं चाहता है। एक टीचर की जिंदगी का सबसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ये सब्जेक्ट्स होते हैं टीचिंग साइकोलॉजी करके, टीचिंग एप्टीट्यूड नाम से सब्जेक्ट्स होते हैं टीचिंग साइकोलॉजी की। टीचर्स का जो डेटा लिया जाता है, टीचर्स का जब सर्वे किया जाता है तो मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स क्या बताते हैं कि उनकी लाइफ का सबसे बोरिंग काम क्या है। सबसे ज्यादा बोरिंग काम होता है बेटा एक टीचर के लाइफ का पेपर चेक करना। टीचर वो करना ही नहीं चाहता है, लेकिन जो बोर्ड्स का पेपर लिया है चेक करने, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको पेपर चेक करना है। आपको पता है बेटा, आप जो पेपर 3 घंटे में लिखते हो ना, वो जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा होता है वो 3 मिनट से भी कम टाइम में उस पेपर को चेक करके साइड में डाल देता है। 3 मिनट से भी कम टाइम में चेक करके उस पेपर को वो साइड में डाल एक पेपर चेक करने का, जहां तक मुझे पता है, आई डू नॉट नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन वेदर इट इज एकदम 100% एक्यूरेट है और नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है, जो जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है
कि बोर्ड्स का एक आंसर शीट चेक करने का एक टीचर को 5 रुपया मिलता है। 5 रुपया मिलता है एक टीचर को, एक आंसर शीट चेक करने का उसको 5 रुपया मिलता है। और टीचर है ना बेटा, वो आपके आंसर में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो इंटरेस्टेड होता है अपने 5 रुपए में। समझ में आ रही है बात? He wants to clear your paper और check your paper as soon as possible। वो क्या करेगा बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आप समझो कि टीचर के पास बेटा 500 आंसर शीट है और उसको पता है पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। अब उसको मालूम है कि ये सबके सब बच्चे सेम ही आंसर लिखेंगे ना रे बाबा, ये कोई नया आंसर थोड़ी लिखने वाला है, कोई जादू से आंसर थोड़ी पैदा करेगा, जो आंसर है वही लिखेगा और हर बच्चा वही आंसर लिखने वाला है। तो वो हर बच्चे का आंसर पढ़ते नहीं बैठते, वो लोग खाली देखते की पॉइंट्स ढूंढते, की वर्ड्स हैं, हाँ है, आंसर का लेंथ बरोबर है, राइटिंग ठीक ठाक है, हाँ ठीक है भाई चलो चलो, 2 में से 2 नहीं देना है, 1.5 देना है, चलो। तुम ब्लैंक छोड़ोगे तुम्हारा पूरा मार्क गया। कुछ तो लिखोगे तो कुछ तो मिलेगा, हो सकता है 6 में 6 ना मिले, 6 में 2 तो मिलेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना? समझ में आ रही है बात बेटा? कोई भी आंसर आपको छोड़ के आना नहीं है। दूसरी बात, जो राइटिंग स्किल वाले आंसर्स होते हैं ना बेटा, जो राइटिंग स्किल वाले आंसर्स होते हैं, बोर्ड्स की गाइडलाइन है बेटा, इफ यू वांट तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा कि जो राइटिंग स्किल वाले आंसर्स होते हैं या जो योर ओपिनियन वाले आंसर्स होते हैं, स्वमत आता है, साइंस में भी योर ओपिनियन आता है, साइंस 2 में वो लास्ट के 2 चैप्टर्स में व्हाट विल यू डू करके आंसर्स आते हैं, पता है? योर फ्रेंड हैज डेवलप्ड द हैबिट ऑफ चूइंग टोबैको, व्हाट विल यू डू? तो यहाँ ट्यूशन में मैं टेस्ट ले रहा था तो एक बच्चा लिखता है आई विल ज्वाइन हिम टू। मतलब गधे, ये क्या लिखा है? उसको समझाने का है कि भाई ये छोड़ दे। तो नहीं, नॉर्मली जब मैं वो चैप्टर पढ़ा के उसके बाद उसका टेस्ट ले रहा था तो उसमें मतलब मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि योर फ्रेंड हैज डेवलप्ड द हैबिट ऑफ च्यूइंग टोबैको, व्हाट विल यू डू? तो वो लल्लू राम लिखता है आई विल ज्वाइन हिम टू, मतलब मैं भी उसके साथ जुड़ेगा तंबाकू खाने में। पागल कुछ भी लिखता है बच्चा लोग। खैर, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये जो योर ओपिनियन वाला आंसर होता है और राइटिंग स्किल वाला आंसर होता है बेटा, उसको क्रॉस चेक करने के लिए टीचर के हाथ में कोई आंसर शीट होती नहीं है। जैसे बेटा अगर ग्रामर है, ग्रामर का एक सर्टेन आंसर होगा, मैथ्स के क्वेश्चन का एक सर्टेन आंसर होगा, उसको चेक करने के लिए टीचर के पास एक आंसर शीट बोर्ड अलॉट करता है, वो उसको चेक करेगा, हाँ ये बरोबर है, ये बरोबर, चलो भाई सही है। लेकिन योर ओपिनियन में बेटा 5 लाख या 15 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं, 15 लाख के आसपास बच्चे बोर्ड्स का पेपर देते हैं। बेटा हर बच्चे का ओपिनियन अपना होगा, है ना? हर बच्चे का अपना कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, उसको चेक करने के लिए टीचर के पास आंसर शीट होती नहीं है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। स्वमत वाला आंसर टीचर पढ़ेगा भी नहीं। अरे बेटा मेरे को बता, तू 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, तेरे ओपिनियन का कोई वैल्यू है क्या? तेरा ओपिनियन कौन पढ़ना चाहेगा? नोबडी इज गोइंग टू रीड योर ओपिनियन। वो टीचर खाली देखेगा, वो बस इसलिए देखा जाता है कि तुम सोच पाते हो कि नहीं, तुम लिख पाते हो कि नहीं। अगर आपने कुछ तो सोचा है और कुछ तो लिखा है तो टीचर विल अलॉट यू सम मार्क्स। समझ में आ रही बात? तो योर ओपिनियन वाला आंसर छोड़ना नहीं है, चाहे आता है चाहे नहीं आता है, उसको लिखना है, कुछ तो लिखना है। ब्लैंक छोड़ोगे 0 मिलेगा, कुछ तो लिखोगे कुछ तो मिलेगा। राइटिंग स्किल, बेटा आपको 3 से 4 टॉपिक गिवन होते हैं, है ना? जैसे एसे राइटिंग में भी आपके पास 3 टॉपिक्स होते हैं, 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। अब आप सोचो, सपोज इसने पहला सिलेक्ट किया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इसने सिलेक्ट किया जो है नॉइज पोल्यूशन, और एक तीसरा बच्चा है उसने सिलेक्ट किया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो टीचर हर बच्चे का थोड़ी पढ़ते बैठने वाला है, वो लोग बस ये देखते हैं कि इसने लिखा है कि नहीं लिखा है। सर ऐसे कितना लिखने का? बेटा आप ये चेक करो, ऐसे आता कितने मार्क का है? 6 मार्क का आता है, तो आप पता लगा लो 6 मार्क के लिए कितना बड़ा ऐसे लिखना है, 1.5 पेज लिखना है, बस सिंपल सा फंडा है। 2 मार्क मतलब आधा पेज, 4 मार्क मतलब पूरा पेज, 6 मार्क मतलब 1.5 पेज, इतना तो भरना ही है। सर मैं ना सोच ही नहीं पाता हूँ। अरे बेटा तू नहीं सोच पाता है वो मेरा लुकआउट नहीं है, वहां कुछ तो लिख। तू ब्लैंक छोड़ के आएगा ना बेटा तो मैं मर्डर का डालेगा तेरा। अरे मस्ती कर रहा हूं, मतलब समझ में आ रही है बात बेटा? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्लैंक छोड़ के आना, वहां कुछ तो लिख के आना। यू आर सपोज टू राइट समथिंग, कुछ तो भी लिखना है। तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जहां पीछे से पैसेज में से वापस कुछ तो निकाल के लिख, उधर पेज भर। ब्लैंक छोड़ना नहीं है बेटा, कुछ भी हो जाए, पहले तो कोशिश करना है, खुद से पूरा करना है। लेकिन मैं वो बोल रहा हूँ बेटा, अगर कोई बच्चा सोच ही नहीं पा रहा है, एग्जॉस्ट हो गया, पैनिक हो गया एग्जाम हॉल में, तो अब वो क्या करेगा? उसको पेज तो भर के आना पड़ेगा बेटा। पेज अगर आप नहीं भरोगे यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ब्लैंक छोड़ने का मार्क्स आपको मिलने वाला। समझ में आ गई बात बेटा?
जो आंसर आता है उसको लिखना है, जो नहीं आता उसको डबल लिखना है। सर ये क्या बोल रहे हो, होता क्या है देख बेटा, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर द फॉलोइंग करके क्वेश्चन लिखा है, आंसर द फॉलोइंग, और 3 क्वेश्चन गिवन है A B C, और बोला है एनी 2, और बेटा ये 4 मार्क का, 2 मार्क का क्वेश्चन है, चलो टोटल 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 यानी 4, टोटल 4 मार्क का, तो यानी 2 मार्क का ये क्वेश्चन है और 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क का ये, एनी 2 आपको अटेम्प्ट करना है। सपोज लाइक फॉर एग्जांपल आपको इसमें से कोई एक ही आता था, लेट्स टेक ए, आपको ऑप्शन ए जो है उसका आंसर अच्छे से याद था, तो 2 मार्क के लिए आपने मस्त आधा पेज भर दिया। अब आपको इन दोनों में से कोई आंसर आता नहीं है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा मोड़ा जो आ रहा है वो लिख के साइड हो जाते हो। बेटा वो आंसर देखते साथ ही टीचर को पता चल जाता है कि ये देखो जो आंसर इसको आ रहा था उसको तो पूरा लिखा, ये नहीं लिखा है मतलब ये आंसर इसको आता तो नहीं था, तभी कुछ तो भी सड़ा रहा है, क्योंकि इसका लेंथ ही बरोबर नहीं है। लेकिन बेटा आप सोचो कि आपको ये आंसर आता था, आपने मस्त इसको हाफ पेज लिखा है, आपको ये नहीं आ रहा था, आपने इसको भी कुछ तो रगड़ के हाफ पेज लिखा है। अब वो टीचर जब लेंथ देखेगा ना तो सोचेगा यार इतना बड़ा आंसर लल्लू बच्चा तो नहीं लिखता है ना, ये गधा होता तो इतना बड़ा आंसर तो नहीं लिख रहा है, इतना लिखा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ के ही आया होगा, ही विल अलॉट यू सम मार्क्स रिगार्डलेस आपने पता नहीं वहां पे क्या लिखा है, हो सकता है पहला ही आंसर फिर से लिखा है, बट ही विल अलॉट यू सम मार्क्स। बेटा मैं ये क्या बोल रहा हूं, ये कब करना है, जब आपको कोई आंसर नहीं आता है और छोड़ने की नौबत हो रही है, तो छोड़ना नहीं है, वहां पे कुछ तो लिख के आना है, आपको देखना है वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपको उसको कवर अप कर देना है। एक और चीज बेटा, आंसर का सीक्वेंस कभी भी नहीं ब्रेक करना है, यानी सपोज इसी में ये पहला वाला आंसर आपको आता था, ये आपने बराबर क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे लिख दिया, ये दोनों आपको नहीं आ रहे थे, अभी आपने नहीं लिखा, आपने पूरा पेपर खत्म करने के बाद पेपर के एंड में जाके क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आप फिर से क्वेश्चन नंबर 1 का बी लिख रहे हो। ये क्या है मालूम है बेटा, ये आप टीचर को एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हो कि सर ये आंसर मुझे आता तो नहीं था, लास्ट में मेरे पास टाइम बच गया था तो मैं आपको ऐसे ही कुछ तो सड़ा रहा हूं। वो इसको पढ़ेगा भी नहीं, सीधा चौकड़ी कर देगा। क्यों? क्योंकि टीचर को बेटा आपने एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया है कि आंसर मुझे नहीं आता था, क्योंकि टीचर क्या सोचेगा कि देख बेटा अगर तेरे को ये आंसर आ रहा होता ना तो तू पहले ही लिख देता, तूने लास्ट में लिखा है मतलब तेरे को ये आंसर आता तो नहीं था, तेरा पेपर जल्दी खत्म हो गया तो तू यहाँ वहां कुछ हाथ पैर मारा, नहीं तो कुछ अपना दिमाग चलाया और कुछ तो यहाँ पे मेरे को सड़ा रहा है जबरदस्ती, कुछ तो लिख रहा है। वो इसको पढ़ेगा भी नहीं, सीधा चौकड़ी करेगा। तो सर फिर क्या करने का, कुछ नहीं करने का, मैं बता रहा हूं बेटा क्या करने का। आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए आ रहा था, बी नहीं आ रहा था, आपने फिलहाल बी के लिए जितनी सफिशिएंट जगह चाहिए, जैसे बेटा 2 मार्क का क्वेश्चन है आधा पेज, आपने आधा पेज छोड़ दिया और आप चले गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो, जो जो नहीं आ रहा है उसके लिए वही जगह छोड़ दो, पूरा पेपर खत्म होने के बाद एंड में आके इस जगह को क्या करना है, फिल करना है, फिलअप कर देना है। तो कभी टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि आंसर आपको आता था कि नहीं आता था, वो देखेगा आंसर का लेंथ भी बढ़िया है, हैंडराइटिंग भी ओके, पेपर भी मस्त भरा है, तो ही विल अलॉट यू सम मार्क्स। कभी कभी फ्लो में तो शायद पढ़ेगा भी नहीं, पूरा मार्क्स दे देगा। समझ में आ रही है बात बेटा? बेटा लेटर राइटिंग बेटा कितने मार्क का आता है? 4 मार्क के लिए कितना पेज? 1 पेज पूरा, कॉमन सा फंडा है। समझ में आ गई बात बेटा मैं क्या समझा रहा हूं? पक्का कुछ पूछना है? क्योंकि फिलहाल आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। अब इसके बाद ये जनरल डिस्कशंस थी बेटा, जो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी सुन सकता है, 12th स्टैंडर्ड का भी सुन सकता है। अभी मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं गया। अभी कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। कुछ पूछना है? कुछ डाउट है? पक्का? तो वी कैन एंड द सेशन। ओके, तो टुडे वी स्टॉप हियर। अगर इसके बाद आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई डिस्कशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वी कैन गो फॉर दैट। ठीक है, फिलहाल आज हम ये सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय।